जंगल में मानसून की पहली दस्तक हो चुकी थी। काले बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे थे। जहां एक ओर परिंदे चहचहा रहे थे, वहीं दूसरी ओर छोटी सी रीमा चिड़िया की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। रीमा अपने दो छोटे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक पुराने ठूंठ बन चुके सूखे पेड़ पर रहती थी। उस पेड़ पर न तो पत्ते थे और न ही बारिश से बचने की कोई छत। बिजली कड़कने की आवाज आती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। नन्हे कुक्कू और चुटकी ठंड से कांप रहे हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हवा हमें नीचे गिरा देगी। माँ, देखो मेरे पंख भीग रहे हैं। क्या हमारा घर गिर जाएगा? डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। मैं अभी जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। इस जंगल में हमारे इतने पड़ोसी हैं, कोई ना कोई तो हमें पनाह देगा ही। रीमा सबसे पहले कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कौवी के बड़े और पक्के घोंसले के पास पहुंची। उनका घर एक घने बरगद के पेड़ पर था, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही थी। कालू भाई, गौरी बहन, क्या मैं और मेरे बच्चे आज की रात आपके घर के एक कोने में रुक सकते हैं? मेरा पेड़ बिल्कुल सूख चुका है, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे रीमा, देख नहीं रही यहाँ पहले ही कितनी जगह कम है। ऊपर से तुम 3 लोग और आ जाओगे तो हम सोएंगे कहाँ? और क्या रीमा, तुमने गर्मियों में अपना घर ठीक क्यों नहीं किया? अब जब आफत आई है तो हमारे पास आ गई। जाओ कहीं और देखो। मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा हम पड़ोसी हैं तो खैर कोई बात नहीं। निराश होकर रीमा लूसी कबूतरी के पास गई। लूसी एक पुराने खंडहर जैसे छेद में रहती थी, जो काफी सुरक्षित था। लूसी बहन, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कुक्कू को तेज़ बुखार जैसा लग रहा है, वो बहुत कांप रहा है। ओहो रीमा, मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो, मेरे घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। अगर तुम अंदर आओगी तो और भी भीग जाओगी। तुम मिट्ठू तोते के पास क्यों नहीं जाती? उसका घर तो बहुत बड़ा है। रीमा की आखिरी उम्मीद मिट्ठू तोता था। मिट्ठू एक हरे भरे नीम के पेड़ के कोटर में रहता था। मिट्ठू भाई, भगवान के लिए हमें जगह दे दो, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। रीमा, मैं अभी गहरी नींद में हूँ और वैसे भी मुझे शोर पसंद नहीं है। तुम्हारे बच्चे रात भर रोएंगे और मेरी नींद खराब होगी। कृपया यहाँ से जाओ। रीमा वापस अपने सूखे पेड़ पर लौट आई। बारिश मूसलाधार हो चुकी थी। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया, लेकिन वह खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो बारिश के पानी में मिल जा रहे थे। माँ, क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? बेटा, जब वक्त बुरा हो तो इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। अचानक घने अंधेरे के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। रीमा ने देखा कि उनके सूखे पेड़ की एक बेजान टहनी पर एक विशाल चमकता हुआ आम लटका हुआ है। वह आम साधारण नहीं था, वह किसी बड़े कमरे जितना बड़ा था और उससे धीमी खुशबू और गर्माहट निकल रही थी। माँ, देखो वो क्या है? कितना सुंदर और बड़ा आम है। ये तो कोई चमत्कार लग रहा है, चलो पास चल के देखते हैं। जैसे ही रीमा उस आम के पास पहुंची, वह आम अपने आप एक तरफ से खुल गया। देखते ही देखते वो एक सुंदर आम का घर बन गया। बच्चों, जल्दी अंदर आओ, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अंदर का नज़ारा अद्भुत था। वहाँ सूखी घास का बिस्तर था और दीवारों से शहद जैसी मीठी महक आ रही थी। अंदर का तापमान एकदम गुनगुना और आरामदायक था। वाह माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और देखो, यहाँ छोटे छोटे फलों के टुकड़े भी रखे हैं। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी और खाने की भी कमी नहीं थी। अगली सुबह बारिश थम गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा जंगल उस चमकते हुए जादुई आम को देखकर हैरान रह गया। कालू, गौरी, लूसी और मिट्टू सभी उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। ये क्या है? कल तो ये पेड़ सूखा था, आज यहाँ इतना बड़ा सुनहरा आम कहाँ से आया? और देखो, रीमा और उसके बच्चे कितने आराम से बाहर निकल रहे हैं। रीमा अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। रीमा बहन, हमें माफ कर दो।
हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना सुंदर घर होगा। क्या हम भी अंदर आकर देख सकते हैं? गौरी बहन, इस घर में केवल उन्हीं के लिए जगह है जिनके दिल साफ हैं। जब मुझे ज़रूरत थी तब आप सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब ये जादुई घर केवल मेरे बच्चों का है। जादुई आम का वह घर कभी नहीं सड़ता था और न ही गिरता था। वह सर्दी, गर्मी और बरसात में रीमा के परिवार की रक्षा करता था। रीमा ने अब दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन केवल उनकी जो वाकई में मजबूर थे। स्वार्थी पड़ोसियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखना, जो दूसरों की मदद नहीं करते, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करता। जी माँ। और इस तरह एक सूखी टहनी पर भरोसे और सब्र की जीत हुई। वह जादुई आम का घर आज भी उस जंगल की सबसे सुंदर चीज मानी जाती है। कठिन समय में अपनों का साथ छोड़ना सबसे बड़ी बुराई है और सब्र का फल हमेशा मीठा आम की तरह होता है। भीषण गर्मी का मौसम था। परिंदों का चहकना बंद हो गया था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। इसी जंगल के एक पुराने पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। रीमा के परिवार में उसके पति टुन्नू, 2 नन्हे बच्चे कुक्कू और चुटकी और टुन्नू के बूढ़े माता पिता थे। गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया था। टुन्नू जी, बच्चों का बुरा हाल है। कुक्कू तो प्यास के मारे अपनी चोंच भी नहीं खोल पा रहा। लकड़ी के इस घोंसले में तो जैसे आग लगी है। मैं जानता हूँ रीमा, पर क्या करें, बाहर हवा भी तो लू बनकर चल रही है, पानी भी गर्म हो चुका है। रीमा ने सोचा कि शायद बाजार से एक मिट्टी का मटका मिल जाए तो पानी ठंडा रहेगा। वह उम्मीद लेकर बाजार गई। रीमा ने देखा कि एक कौवा मिट्टी के घड़े बेच रहा था। कालू भाई, एक छोटा सा मटका दे दो, मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगती है। मटका तो मिल जाएगा रीमा, पर इसकी कीमत पूरे 10 सोने के दाने हैं। इस गर्मी में मेहनत बहुत लगती है भाई। रीमा के पास इतने दाने नहीं थे। वह उदास होकर खाली हाथ लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दादी जी पंखा झल रही थीं और दादाजी गर्मी से बेसुध थे। निराशा में डूबी रीमा अगले दिन खाने की तलाश में जंगल के एक दूर दराज हिस्से में गई। वहां उसे एक गीली मिट्टी का बड़ा सा ढेर नजर आया। अरे वाह, ये तो गीली मिट्टी है। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और रहने के लिए बेहद आरामदायक साबित होते हैं। रीमा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने तुरंत मिट्टी उठानी शुरू की। रीमा ने हार नहीं मानी। उसने गीली मिट्टी और सूखी घास को मिलाकर एक मजबूत लेप तैयार किया। वह दिन रात मेहनत करने लगी। रीमा, तुम ये क्या कर रही हो? थक जाओगी। बस थोड़ा सब्र रखिए टुन्नू जी, मैं हमारे लिए शीतल महल बना रही हूँ। रीमा ने एक पुराने बरगद की जड़ के पास मिट्टी का एक सुंदर 2 मंजिला घर बनाया। उसने उसकी दीवारें मोटी रखीं ताकि सूरज की तपिश अंदर न जा सके। उसने छत पर गीली घास की एक परत भी बिछाई। मम्मी, क्या हम इस मिट्टी के डिब्बे में रहेंगे? हाँ माँ, ये तो गंदा लग रहा है। अंदर चलकर तो देखो बच्चों। जैसे ही पूरा परिवार उस मिट्टी के घर के अंदर गया, सबको ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फीली गुफा में आ गए हों। बाहर 45 डिग्री तापमान था, लेकिन अंदर की हवा किसी वरदान की तरह ठंडी थी। वाह रीमा, मेरी हड्डियां इस ठंडक से शांत हो गईं। तुमने तो कमाल कर दिया। रीमा यहीं नहीं रुकी। उसने बची हुई मिट्टी से छोटे छोटे कटोरे और एक बड़ा मटका भी बनाया। उसने उन्हें धूप में सुखाया और फिर पास के झरने से पानी भरकर लाया। रीमा, ये नी तो बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। सच में, बाजार के महंगे मटके से कहीं ज्यादा सुख तुम्हारी इस मेहनत में है। जंगल के दूसरे पक्षी जब रीमा के घर के पास से गुजरते तो उन्हें वहां से आती ठंडी हवा अपनी ओर खींच लेती। गौरी कौवी, जो अक्सर रीमा का मजाक उड़ाती थी, वह भी आज हैरान थी। रीमा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? बाहर तो मेरे पंख चल रहे हैं। क्यों नहीं गौरी बहन, ये घर सबके लिए है। आओ, ठंडा पानी पियो। शाम होते होते पूरा परिवार आंगन में बैठा था।
कुक्कू और चुटकी अब उछल कूद कर रहे थे क्योंकि उन्हें गर्मी की थकान नहीं थी। माँ, अब हमें कभी गर्मी नहीं लगेगी ना? जब तक हम समझदारी और मेहनत से काम लेंगे, कोई भी मौसम हमें परेशान नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद से रीमा ने जंगल के बाकी पक्षियों को भी मिट्टी के घर और मटके बनाना सिखाया। वह जंगल अब केवल जंगल नहीं रहा, बल्कि मिट्टी के शीतल महलों का एक सुंदर गांव बन गया। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अब सूरज चाहे जितनी आग बरसाए, रीमा और उसका परिवार अपनी ठंडी दुनिया में सुरक्षित